Now, I would like to invite our honorable teacher, Mr. Noor Sir, to bless us with his golden words. Hello everyone, Assalamu alaikum. कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताने से पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्या थी। क्या हमारे पास गवर्नमेंट नहीं थी, या हमारे पास जो है वो रूल नहीं था, हमारे पास क्या एक एस्टैब्लिश फॉर्म ऑफ गवर्नेंस नहीं था। आप सभी जिन्होंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, जिन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा हुआ है, उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके लिए भी हमने जो है बहुत जद्दोजहद की है। ठीक है, अंग्रेज या ब्रिटिशर्स जो हैं वो हमें राइट्स देने को तैयार नहीं थे, कंप्लीट स्वराज हमें देने को तैयार नहीं थे, कंप्लीट होम रूल देने को वो तैयार नहीं थे। और जब तक हमारे पास हमारे लोग जो हैं वो किसी रूल को नहीं स्टैब्लिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो है एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना जरूरी। तो आज ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वर्ल्ड का सबसे बल्किएस्ट सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या जरूरत थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो अपने आप में इतने नॉलेजेबल इंसान थे, जिन्होंने जो है मोर देन 32 डिग्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उन्होंने उस जमाने में एक्वायर किया जिस जमाने में उनकी कम्युनिटी के लोगों को स्कूल्स में नहीं पढ़ने दिया जाता था। तो उनका ड्रीम था कि आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन है, उन्हें वो सब फेस ना करना पड़े जो उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में और अपने लोगों के हाथों से, अपनी सोसाइटी के हाथों से अनटचेबिलिटी और सोशल डिस्क्रिमिनेशन को फेस किया। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ mere document of governance, but it is a living document of the intention of the makers of the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन इस पर्पज से नहीं बनाया कि हमने आजादी पा ली है, अब हम अंग्रेजों के निजाम से जो है अलग हो गए हैं, तो अब हम क्या करें, हम एक अपना सिस्टम बना लेते हैं और उस सिस्टम को आज के हिसाब से बनाते हैं। नहीं, मोर देन 76 ईयर्स हैव बीन पास्ड। आज हम 76 कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही वर्दी है जितना वर्दी 1950 में था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे जो प्रोसेस था वो आपको सबको पता ही है तकरीबन, ठीक है, मैं उसमें ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। मगर कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंपॉर्टेंस है आज की तारीख में और जो कॉन्स्टिट्यूशन ने इवॉल्व किया है वो जानना आपके लिए, इस जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। जब कोई आता है कि सर मुझे लॉ करना है, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये होता है कि आपको लॉ क्यों करना, ठीक है। क्योंकि लॉ जो है, लीगल फील्ड जो है, ये एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए नहीं है, ठीक है। जब आप अपने राइट्स के लिए पैशनेट होते हैं, जब आप लोगों को एम्पावर्ड करने के लिए पैशनेट होते हैं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देखेंगे तो वहां पर मोर देन 80% वर द एडवोकेट्स और द लॉयर्स और द बैरिस्टर एट दैट टाइम। सिर्फ 20% जो है बाकी समाज के लोग थे जिन्होंने इस देश के आइन को बनाने में, इस देश के संविधान को बनाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ के लोगों के लिए ही काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन की नजर में एक ऑर्डिनरी सिटीजन, उसकी भी वही वैल्यू है जो एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की वैल्यू। अगर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर या सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का राइट वायलेट होता है तो उसके पास जो रेमेडी है वही रेमेडी जो है एक ऑर्डिनरी सिटीजन के राइट्स के वायलेशन पर भी। अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट सिटीजन है हमारे कंट्री का, अगर उसका राइट वायलेट हो रहा है तो उसके पास भी वही प्रोसेस ऑफ लॉ है जो एक ऑर्डिनरी सिटीजन के पास। तो जो इक्वालिटी का आइडिया था, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी का जो आइडिया था, उसको ना सिर्फ हमने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन किया, बल्कि उसके लिविंग एग्जांपल्स जो है वो आज हमारे सामने। आज हमारे यहाँ रिपब्लिक कंट्री हमने इसको बनाया है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो इलेक्टेड होता है, किसी फैमिली से, किसी हेरिडेटरी से जो है हम उसको वो नहीं चुनते हैं कि भाई ये प्रेसिडेंट है तो इनके बेटे जो है वो प्रेसिडेंट होंगे। आप में कोई भी एक ऑर्डिनरी सिटीजन जो क्वालिफिकेशंस को पूरा करता है वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि एक ट्राइबल विमेन जो है वो आज आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी हुई, हेड ऑफ द स्टेट। इसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है
कि अभी 2 दिन पहले तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आपके उस कम्युनिटी से आते थे जो कि मार्जिनलाइज कही जाती है, जो कि पिछड़ी कही जाती है। तो शेड्यूल कास्ट का एक आदमी टॉप जुडिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वो रिटायर हो रहा है। एक आपकी प्रेसिडेंट जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी से आ रही है। ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन की सोच है। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना और आज की तारीख में हम देखते हैं तो कम से कम 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। 106 अमेंडमेंट्स हैज बीन पास टिल डेट। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक यूनिक फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना फ्लेक्सिबल है कि टाइम के साथ उसने चीजों को एडॉप्ट किया। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन टाइम के साथ एडॉप्ट नहीं करता है तो वो आउटडेटेड हो जाता है, उसको रिप्लेस करना। अगर आज की तारीख में हम देखते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज में, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, तो हम ये देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुकाबले उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कई बार या तो बदल चुका है या वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू नहीं करते। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए जितना जरूरी है जानना और उसको पहचानना, अपने राइट्स को समझना, क्योंकि हमने अपने प्रियम्बल में किसी का और नाम नहीं दिया। हमने ये नहीं कहा कि वी द पीपल ऑफ क्या कहते हैं ब्रिटिश इंडिया, वी द पीपल ऑफ रॉयल फैमिली। नो, हमने अपने प्रियम्बल में जो सबसे अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जगह रखी है वो रखी है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी हमें था, बनाना भी हमें अपने लिए था, और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने आप को ही जो है वो डिवॉल्व किया हुआ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है। इसीलिए हमारी डेमोक्रेसी इतनी वाइब्रेंट है कि आज भी जो है वो देश का सबसे पावरफुल इंसान इलेक्शन के टाइम पर एक ऑर्डिनरी आदमी के घर पे जाके हाथ जोड़ के कहता है कि भाई मुझे वोट दे देना, मेरी पार्टी के कैंडिडेट को जिता देना। दुनिया का कोई भी सिस्टम आप देख ले, आप यूएसए का सिस्टम देख ले, वो भी डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, मगर वहां पर आपको नहीं दिखेगा कि यूएस का प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी सिटीजन के घर जाके कह रहा है कि मुझे वोट करो। मगर हमारे यहाँ जो सिस्टम इवॉल्व किया गया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, वो इतना फ्लेक्सिबल है, इतना अच्छा है कि कोई भी पावर में हो उसको ये पता होता है कि जनता ही सब कुछ है। अगर जनता चाहेगी तो हमें तख्त पे बैठाएगी, हमें रूल करने देगी, और जनता अगर नहीं चाहेगी तो हमें आउट कर देगी। ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को वैल्यू करने के लिए आपको पहले इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो समझना होगा। आपको फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, आपको दुनिया का सबसे फाइनेस्ट फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। आपको लग रहा है कि भाई कुछ बना दिया होगा लाइक दैट, नहीं। अगर आप जो मैग्ना कार्टा ऑफ वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स है, चाहे वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्यों ना कहा जाए इसको, अगर आप उससे भी कंपेयर करेंगे तो आपका फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत फाइन है और बहुत प्रैक्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने जो सबसे ज्यादा जिस चीज पे तवज्जो रखी वो रखी कि राइट्स देना एक अलग चीज है, क्योंकि राइट्स जो है अक्सर ऐसा होता है कि हम कहने को लिख देते हैं, कानून में लिख देते हैं, बुक्स में लिख देते हैं, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो फंडामेंटल राइट्स ऐसा ना हो कि कहीं ये एक कागजी जो है शेर बन के ना रह जाए। उसके लिए उन्होंने उसमें आर्टिकल 32 डाला, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हैं, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन है। आपने अपने टाइम में देखा कि साहब 2 तरह के जेंडर्स होते हैं, मेल और फीमेल। आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से थर्ड जेंडर को भी आपके इक्वल स्टेटस दिया गया है। एक क्लास होता है जिसको आप पहले कहते थे फिजिकली हैंडीकैप्ड, आज हम उसको कहते हैं डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, दिव्यांगजन। आज इसी कॉन्स्टिट्यूशन की देन है कि हमने उनको रिजर्वेशन दिया। तो समाज में कोई अच्छा कर रहा है या समाज में कोई अपलिफ्टेड है, उसको उठाना, ऊपर उठाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों की जो सोच थी वो ये थी कि समाज के आखिरी पायदान पे जो इंसान बैठा हुआ है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो माइनॉरिटीज हो, चाहे वो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हो, सबको जो है मेन स्ट्रीम में लाना है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी हिस्सा जो है वो सही नहीं है, बीमार है, या उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो पूरा जो आपका सिस्टम है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो तब तक इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता
जब तक आपके तमाम तबके के लोग जो है वो मेन स्ट्रीम में ना आए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद पहला अमेंडमेंट जो किया गया उसमें रिजर्वेशन दिया गया। बहुत से लोगों को रिजर्वेशन को लेकर दिक्कत होती है, रिजर्वेशन को लेकर इश्यूज होते हैं, ठीक है। मेरा सिर्फ उनसे सिर्फ एक बार ये कहना होता है कि भाई जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है आप उनकी जाके रूट कॉज देख लो, उनके बीच की, उनकी सोसाइटी के बीच में जाके देख लो। आज भी बहुत से सोसाइटीज में जो है वो उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। आज भी सोसाइटी उनको नेग्लेक्ट के तौर पे जो है वो ट्रीट करती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कोई 1 साल या 10 साल या 15 साल या 20 साल के लिए नहीं आया है। कॉन्स्टिट्यूशन तब तक के लिए आया है जब तक ये कंट्री जो है वो आगे बढ़ेगा और सबको साथ लेके चलेगा। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे ज्यादा फोकस किया गया वो इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी पे किया गया। तो फ्रेटर्निटी कब तक आप इंश्योर नहीं कर सकते? जब तक आप हर इंसान को डिग्निटी नहीं देते हैं। डिग्निटी इज द एसेंस ऑफ द फ्रेटर्निटी। अगर मैं एक इंसान को इंसान नहीं समझ रहा हूं, मैं उसके राइट्स को डिनाई कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैं उसको जो है इक्वल स्टेटस नहीं देना चाहता। तो आप लोग खड़े हो जाइए और प्रेम्बल को मेरे साथ रीड कीजिए और प्लेज लीजिए कि इसको जो है फॉलो करेंगे। Having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Thank you, everyone.